बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होप दैट यू ऑल आर फाइन। जी, आज का हमारा जो लेक्चर है वो सैम्पलिंग के टॉपिक का आगाज़ है। उसमें जो टाइटल है उसका वो है सैम्पलिंग, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, टाइप्स और उनकी एप्लीकेशंस। ठीक है जी। तो इस लेक्चर में जाने से पहले हम ये देखते हैं हमने अपने लास्ट लेक्चर में कौन कौन से टॉपिक्स पढ़े थे। लास्ट लेक्चर हमारा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का आखिरी टॉपिक था, जिसमें हमने इन्वर्स यूज़ ऑफ एरिया टेबल पढ़ा था और उसमें हम दो तरह के क्वेश्चंस हमने देखे थे। एक, हम इन्वर्स यूज़ ऑफ एरिया टेबल को यूज़ करते हुए हम z की वैल्यू वहाँ से एक्सट्रैक्ट करते थे और z के फार्मूले में पुट करके अगर x मौजूद होता था तो म्यू और x जो थे वो अननोन थे। म्यू और सिग्मा जो पॉपुलेशन के जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के पैरामीटर्स फाइंड करने के लिए हम इन्वर्स यूज़ ऑफ एरिया टेबल का इस्तेमाल करते थे एक, और फिर दूसरा हम वो x के पॉइंट्स फाइंड करने के लिए कि जिसके आगे पीछे एक ख़ास एरिया की वैल्यू गिवन थी या प्रॉपर्टी गिवन थी, उनको फाइंड करने के लिए भी हम इन्वर्स यूज़ ऑफ एरिया टेबल का यूज़ करते थे। और उसमें क्या होता था, हमें एरिया गिवन होता था, उससे हम z में जाते थे और z से x हमारा आंसर होता था। तो ये हमारा जो कुछ था, ये लास्ट लेक्चर के हमारे टॉपिक्स थे, तो जिसमें हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हमने कंप्लीट किया था। आज हमारा जो लेक्चर है सैम्पलिंग और उसकी प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की टाइप्स और फिर एप्लीकेशंस, उसमें जो हमने चीज़ें पढ़नी है वो हमने देखनी है कि सैम्पलिंग क्या चीज़ होती है, व्हाट इज़ सैम्पलिंग, और डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज़ ऑफ पॉपुलेशन एंड सैम्पलिंग के जो डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज़ यूज़ होती हैं सैम्पलिंग प्रोसीजर्स में या टेक्निक्स में, वो हम देखेंगे। तो सैम्पलिंग डिज़ाइन क्या होता है, डिज़ाइनिंग प्रोसेस, क्लासिफिकेशन ऑफ सैम्पलिंग टेक्निक्स आ जाएंगी, फिर व्हाट इज़ प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग और फिर टाइप्स ऑफ प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, ये हम देखेंगे। ठीक है जी। तो हम वन बाय वन इन चीज़ों को हम पढ़ते हैं कि क्या है। सबसे पहले व्हाट इज़ सैम्पलिंग। सैम्पलिंग क्या चीज़ है, ये एक स्टैटिस्टिकल प्रोसेस है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसके तहत हम स्टैटिस्टिकल डाटा को कलेक्ट करके उसके ऊपर फिर हम कोई स्टैटिस्टिकल एनालिसिस अप्लाई करते हैं। तो बाय डेफिनेशन क्या है, सैम्पलिंग इज अ प्रोसेस यूज्ड टू स्टैटिस्टिकल एनालिसिस इन विच द प्री डिटरमिन्ड number of observations are taken from large population. ठीक, the methodology used to sample from a large population depends upon the type of analysis being performed. ठीक है, तो इसके अंदर हम वो तमाम वो स्टेप्स होते हैं जिसके तहत हम सैम्पलिंग डाटा लेके और उसके बाद उसके आगे हम डिफरेंट टेक्निक्स अप्लाई करके उसे एनालिसिस करते हैं और फिर आगे उसके एनालिसिस को परफॉर्म किया जाता है। तो उसके अंदर जनरल सैम्पलिंग क्या है कि इसकी जनरल डेफिनेशन, द एक्ट, प्रोसेस और टेक्निक ऑफ सेलेक्टिंग द रिप्रेजेंटेटिव पार्ट ऑफ अ पॉपुलेशन फॉर द पर्पस ऑफ डिटरमिनिंग पैरामीटर ऑफ द होल पॉपुलेशन। ये इसका एक्चुअल थीम है कि पॉपुलेशन, ये फर्ज करें एक पॉपुलेशन है, इसके अंदर आपने इसमें से कोई एक लोग कुछ रेंडमली सेलेक्ट किए हैं, तो इस अमल को आप सैम्पलिंग कह रहे हैं। और पॉपुलेशन से मुराद सिर्फ ह्यूमन पॉपुलेशन नहीं है, कुछ बुक्स या और कुछ चीज़ों की भी हो सकती है, तो वो तमाम चीज़ें जो हैं वो इसमें कवर हो जाती हैं। ठीक है, जितनी भी जो भी पॉपुलेशन आपके माइंड में आ सकती है। उसके बाद आती हैं जी डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज ऑफ पॉपुलेशन एंड सैम्पलिंग। सबसे पहले पॉपुलेशन क्या चीज़ है, ए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल हैविंग सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स कॉल्ड पॉपुलेशन। कोई ख़ास ग्रुप जिसके अंदर सिमिलर टाइप्स रिस्पेक्ट टू किसी ख़ास टाइप के आप उसको अगर कलेक्शन को डिस्कस कर रहे हैं तो वो पॉपुलेशन है। मिसाल के तौर पर अगर आप एक इलाके में मखसूस लोगों का एजुकेशन लेवल के हिसाब से उन्हें डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, मुख्तलिफ एक ख़ास ग्रुप के तौर पे ले रहे हैं, तो वो पूरा ग्रुप पॉपुलेशन कहलाएगा एजुकेटेड लोगों का। या किसी लाइब्रेरी में अगर मैथमेटिक्स की बुक्स को कंसिडर करें तो जितनी अवेलेबल मैथमेटिक्स की बुक्स हैं वो पॉपुलेशन है। अगर कोई किसी फ्रूट मार्केट में आप जाते हैं और वहाँ पर आप सिर्फ वो शॉप्स, टोटल शॉप्स को कंसिडर करना चाह रहे हैं जिन पे एप्पल जो है वो उनका बिजनेस होता है, तो वो तमाम एप्पल सेलिंग शॉप्स जो हैं वो आपकी पॉपुलेशन है। ठीक है, तो पॉपुलेशन से मुराद ये है। और सैंपल से मुराद के किसी स्मॉल ग्रुप फ्रॉम अ पॉपुलेशन ऑफ सब ग्रुप टू कैरी ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पॉपुलेशन और विच रिप्रेजेंट द होल पॉपुलेशन। ऐसा ग्रुप पूरी पॉपुलेशन का जो एक हिस्से के तौर पर आप सेलेक्ट करें, दैट इज़ कॉल्ड जी। तो एक होल पॉपुलेशन का एक ख़ास जो हिस्सा हम सेलेक्ट करते हैं, दैट इज़ सैम्पल। मसलन अगर आप उन तमाम बुक्स में से कुछ बुक्स सेलेक्ट करते हैं, लाइब्रेरी में से 2-4 बुक्स लेते हैं, तो वो वहाँ का उस पॉपुलेशन का सैम्पल है। अगर आप एक
राइस का एक बैग है बहुत बड़ा जिसमें 50-60 किलो राइस है, तो उसमें से अगर आप 1 किलो 2 किलो राइस लेते हैं, ख़रीदते हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड सैंपल फ्रॉम दैट पॉपुलेशन। जी, उसके बाद उसमें है कि सैंपल जो होता है उसके अंदर जो 3 क्वालिटी हैं वो क्या होनी चाहिए, मेजर क्वालिटीज़ होनी चाहिए, वो रिप्रेजेंटेटिवनेस होनी चाहिए और रीज़नेबल साइज़ होना चाहिए उस सैंपल का, और अनबायस सैंपल होना चाहिए। रिप्रेजेंटेटिवनेस से मुराद ये है कि वो जो सैंपल है वो तमाम पॉपुलेशन की क्वालिटीज़ या करैक्टरिस्टिक्स उसके अंदर इन्वॉल्व हो, वो उसकी रिप्रेजेंटेटिवनेस से मुराद है कि। और उसके बाद दूसरे रीज़नेबल साइज से मुराद ये कि ये नहीं है कि अगर पॉपुलेशन का साइज़ 100 है तो हम उसमें से जो है वो 75 का सैंपल ले लें, फिर क्या फ़ायदा कि अगर इससे बेहतर हम पूरी पॉपुलेशन स्टडी कर लें। तो उसका मतलब है कि रीज़नेबल साइज़ हो कि जो उस पॉपुलेशन के करैक्टरिस्टिक्स को भी कवर कर जाए और हमारा कॉस्ट भी कम से कम पड़े। और अनबायसनेस से मुराद ये है कि जैसे जैसे लार्ज सैंपल लिया जाए उसके रिजल्ट उसकी जो एवरेज है वो अप्रोच करे ओरिजिनल एवरेज को, जो पैरामीटर की एवरेज है, एस्टिमेटर की एवरेज है, तो पैरामीटर को अप्रोच करे, दैट इज़ अनबायसनेस। तो ये है उसके अंदर सैंपल के अंदर क्वालिटीज़ होनी चाहिए। तो सैम्पलिंग फ्रेम से क्या मुराद है कि इट इज़ द लिस्ट ऑफ ऑल सैंपल यूनिट्स विच आर कंसिडर्ड एज अ सैंपल ऑफ द पॉपुलेशन। जब आप सैंपल लेना चाह रहे होते हैं तो एक पॉपुलेशन के अंदर एलिमेंट्स की लिस्ट बनाते हैं, वो जो लिस्ट है दैट इज सैंपलिंग फ्रेम। ठीक है, मिसाल के तौर पे ये आपके पास टारगेट पॉपुलेशन है, इसके अंदर आपने एक लिस्ट बना ली कि ये लिस्ट है जिससे सैंपल आएगा, तो उस फ्रेम में से आप सैंपल लेते हैं। मिसाल के तौर पे हमारी सारी जो टारगेट पॉपुलेशन है वो पंजाब की पॉपुलेशन है, उसके अंदर हमने जो अर्बन एरियाज हैं उनका एक पूरा सैम्पलिंग फ्रेम लिस्ट बना ली। अब उसके अंदर से उसको एज अ कंसीडर करते हुए मेन उसमें से जो सिलेक्शन होगी दैट वुड बी सैंपल। ठीक है, ये इसकी नीचे डिटेल्स लिखी हैं या पढ़ लीजिएगा। टारगेट पॉपुलेशन वो होती है कि जिसको आपने एग्जैक्ट टारगेट करना होता है। वैसे पॉपुलेशन लार्ज होती है, उसके अंदर जो आपकी मखसूस एलिमेंट्स हैं, जहाँ तक आपकी जिस चीज़ को आपने स्टडी करना है दैट इज़ टारगेट पॉपुलेशन। ठीक है, फिर सैंपल यूनिट वो होता है कि हर इंडिविजुअल नंबर जो सैम्पलिंग फ्रेम के अंदर आ सकता है वो सैंपल यूनिट है। सैंपल साइज ऑफ कोर्स उसका जो उस एक सैंपल में कितनी वैल्यूज आ सकती हैं, 5 हैं, 10 हैं, 15 लोग आप सेलेक्ट कर रहे हैं, तो दैट इज कॉल्ड सैंपल साइज। उसकी नोटेशन क्या है, स्मॉल n के तौर पे हम उसे यूज़ करते हैं। फिर एक टर्मिनोलॉजी ये होती है सेंसस स्टडी। ठीक है, एक होती है सर्वे और एक होता है सेंसस। सर्वे में जो होता है वो आप पॉपुलेशन का कुछ हिस्सा स्टडी करते हैं, जबकि सेंसस स्टडी में आप घर घर जाके पूरे हर एलिमेंट हर एक पॉपुलेशन की हर यूनिट से इंफॉर्मेशन लेते हैं। जैसे पॉपुलेशन सर्वे होता है, देखिए जैसे मैंने यहाँ पे आपको पिक्चर से समझाने की कोशिश की है कि ये करेक्टर है जो हर घर घर जाके इंफॉर्मेशन ले रहा है, तो ये पूरा कंप्लीट सेंसस है। ठीक है, उसके बाद जो सैम्पलिंग डिज़ाइनिंग प्रोसेस है उसके अंदर क्या होता है कि सबसे पहले जब आपने सैंपल को डिज़ाइन करना है तो फिर आपने क्या करना है, सबसे पहले पॉपुलेशन को डिफाइन करना होता है कि आपकी पॉपुलेशन कौन सी है। ठीक है, फिर उसके अंदर आप सैम्पलिंग फ्रेम डेवलप करते हैं कि इस पॉपुलेशन के अंदर कौन से टारगेटेड एरियाज हैं जिनको आपने स्टडी करना है। फिर उसके अंदर आप सैम्पलिंग मेथड जो है ना वो सिलेक्ट करते हैं कि आया इस फ्रेम में से जो सैंपल सेलेक्ट होगा वो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग अप्रोच होगी, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होगी, क्या होगी। फिर जब आप मेथड डिफाइन कर लेते हैं फिर उसके बाद आप सैंपल साइज देखते हैं कि आपने सैंपल साइज क्या रखना है इस सिचुएशन के अंदर, और उसके बाद आप सैम्पलिंग कर लेते हैं। अगर आपने सिंपल रैंडम सैम्पलिंग की है तो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग के तहत सैंपल साइज 5 या 10 या 20 का सैंपल ले लेते हैं। अगर 2 फेज सैम्पलिंग है, जो जैसी भी सैम्पलिंग है उस हिसाब से आप वहाँ से इंफॉर्मेशन ले लेते हैं। उसके बाद आपके पास हम आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सैम्पलिंग टेक्निक्स। ठीक है जी, जो सैम्पलिंग टेक्निक्स हैं उसकी क्या क्लासिफिकेशंस हैं। सैम्पलिंग टेक्निक्स की 2 क्लासिफिकेशंस हैं मेजर, एक है प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। एक है नॉन प्रोबेबिलिटी जिसको सब्जेक्टिव सैम्पलिंग भी कहते हैं और दूसरी है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग जिसको ऑब्जेक्टिव सैम्पलिंग कहते हैं। सबसे पहले हम नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में अगर जाएं तो हमारे पास कन्वीनियंस सैम्पलिंग, जजमेंटल सैम्पलिंग, कोटा सैम्पलिंग, स्नोबॉल सैम्पलिंग, इस तरह की ये आपकी नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है। और जो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के अंदर आपकी सिंपल रैंडम सैम्पलिंग है, उसके बाद सिस्टमैटिक, स्ट्रेटिफाइड, क्लस्टर, फिर और भी कुछ सैम्पलिंग टेक्निक्स हैं वो जो आगे मैं आपसे डिस्कस करूंगा। अब हम 1 बाय 1 देखते हैं कि नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की कौन सी किस्में और प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की कौन सी। जी, सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। सो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग इज डिफाइंड एज द सैम्पलिंग टेक्निक इन विच द रिसर्चर चूजेस
samples from a large population using a method based on the theory of probability। ठीक है जी, यहाँ से मुराद देखें ये है कि प्रोबेबिलिटी की थ्योरी को जहन में रख के अगर सैम्पलिंग की जाए तो दैट इज प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। मसलन अगर आपने 10 लोगों में से एक बंदा सेलेक्ट करना है, ठीक है, और आप अगर यूं कहते हैं जी मैं वो बंदा सेलेक्ट करूंगा जिसका नाम ए से शुरू होगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये कोई प्रोबेबिलिटी अप्रोच नहीं है, या आपने एक अपनी सब्जेक्टिव अप्रोच अप्लाई किया, आपने अपनी कन्वीनियंस देखी कि जिसका नाम ए से शुरू होगा मैं सेलेक्ट कर लूंगा। जबकि हमें चाहिए कि हम पर्चियों पे सबके नाम लिखें और एक जैसी पर्चियां फोल्ड करके हम थ्रो करें और उसमें से हम सैंपल ड्रॉ करें, तो हमें पता होगा कि यहाँ पे सबके सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी इक्वल है, क्योंकि हमने जानबूझ के ए नाम वाला बंदा सेलेक्ट नहीं किया। तो इसका मतलब है यहाँ प्रोबेबिलिटी आपने इन्वॉल्व कर दी है। जब प्रोबेबिलिटी की इन्वॉल्वमेंट हो गई है तो इसका मतलब है ये प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है, जिसके अंदर सिलेक्शन में प्रोबेबिलिटी इन्वॉल्व हो जाए, दैट इज प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। ठीक है, अब प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का सबसे बड़ा जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि सबकी जो इक्वल प्रोबेबिलिटी होनी चाहिए उसकी सिलेक्शन की, जिसको सिंपल रैंडम सैम्पलिंग भी बोलते हैं। मिसाल के तौर पे अगर 100 पीपल हैं तो सबको हम इक्वल ट्रीट करें रिगार्डलेस ऑफ जेंडर और एनी लोकेलिटी। ठीक है, उसके बाद आगे है कि इसके लिए जो स्टैटिस्टिकल थ्योरी, द प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग यूजेस स्टैटिस्टिकल थ्योरी टू रैंडमली सेलेक्ट अ स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल या सैंपल फ्रॉम द एग्जिस्टिंग लार्ज पॉपुलेशन, वही बात जो ऊपर मैंने की है। ठीक है, और इट इज़ डन फ्रॉम होमोजीनियस पॉपुलेशन, एक जैसी पॉपुलेशन जब होगी तो उसमें इक्वल सिलेक्शन के चांसेस रखने आपके लिए आसान होंगे। उसके बाद इट इज़ द सैम्पलिंग टेक्निक इन विच ईच मेंबर ऑफ पॉपुलेशन हैज़ एन इक्वल चांस ऑफ बीइंग सिलेक्टेड एज अ सैंपल यूनिट, वो वही बात जो ऊपर डिस्कस होगी। द वेरियस वेज ऑफ प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग हैव टू थिंग्स इन कॉमन, एवरी एलिमेंट हैज़ non-zero probability being sampled, involve random selection at some points। ठीक है जी, तो ये नीचे देखें एक सिंपल रैंडम या प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का एक लेआउट सा दिया हुआ है, या आप पढ़ लेंगे कि ये मेरिट्स इसके क्या हैं कि ये मिनिमम बायसनेस होती है इसमें और इंश्योर होता है चूँकि आप प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच से इसे कर रहे होते हैं, और डीमेरिट्स हैं टाइम टेकिंग होती है और कॉस्टली होती है क्योंकि आपने प्रोबेबिलिटी के तमाम रूल्स को जो है वो उसको वायलेट नहीं करना होता, और उसके अंदर पॉपुलेशन की पूरी कंप्लीट फ्रेम आपको चाहिए होती है। ठीक है जी, अब प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की कुछ टाइप्स हैं वो हम देखते हैं। वो है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग, क्लस्टर सैम्पलिंग, मल्टी स्टेज सैम्पलिंग और सिस्टमेटिक रैंडम सैम्पलिंग। ये इसकी बेसिक कुछ सैम्पलिंग है जो हम देखते हैं। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में ये होता है कि उसमें हर एक के सिलेक्शन के जो चांसेस हैं वो इक्वल होते हैं। ठीक है, हैज़ द इक्वल चांसेस ऑफ बीइंग सिलेक्टेड। और स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग में ये होता है कि हम होमोजेनियस ग्रुप्स बना लेते हैं पॉपुलेशन के, और उन ग्रुप्स में से फिर हम मुख्तलिफ एलोकेशन जो मेन सैंपल है उसका कुछ हिस्सा एक ग्रुप से लेते हैं, कुछ हिस्सा दूसरे ग्रुप से। मिसाल के तौर पे अगर हमारे पास, हम ये कहते हैं कि हमारे पास कॉमसेट के अंदर मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के स्टूडेंट्स हैं, कुछ डबल ई के हैं, कुछ मैनेजमेंट साइंस के हैं, कुछ सिविल इंजीनियरिंग के हैं, और हम चाहते हैं कि हम यहाँ पे एक सैंपल ऑफ 10 स्टूडेंट्स लेना चाहते हैं। अब हमें क्या चाहिए कि हम अगर कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट देखें वो सबसे ज़्यादा स्टूडेंट हैं, उसकी एग्जिस्टेंस है यूनिवर्सिटी में, तो हमें चाहिए कि हम ज़्यादा हिस्सा सैंपल का कंप्यूटर साइंस के लोग लें स्टूडेंट्स को सैंपल के तौर पे। फिर उसके बाद अगर ज़्यादा स्टूडेंट मैनेजमेंट साइंस के तो हम उसी रेशो से हम मैनेजमेंट साइंस के स्टूडेंट उसमें शामिल करें, फिर सिविल इंजीनियरिंग एंड सो ऑन। तो ये वो जो हर एक जो ग्रुप बनेगा ना, यानी BBA का एक ग्रुप है जो मैनेजमेंट साइंस के जितने स्टूडेंट्स हैं वो एक स्टेटा बन जाएगा BBA का, फिर मैनेजमेंट साइंस का, और अगर एक कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट के स्टूडेंट्स हैं तो उनका एक स्टेटा बन जाएगा। फिर अगर हमारे पास एक सिविल इंजीनियरिंग है तो वो एक स्टेटा बन जाएगा। तो ये यहाँ पे आप देखें स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग के तहत यहाँ पे समझाने की कोशिश की है कि ये 3 डिफरेंट ग्रुप्स हैं। ठीक है, ये बड़ों की एज के ग्रुप हैं, ये किड्स का एक ग्रुप है, और ये लेडीज़ का ग्रुप है। तो अब इनमें से अकॉर्डिंग टू देयर साइज जो हैं वो आप इसमें से सैंपल सेलेक्ट कर सकते हैं। बाकी इनके ये मेरिट्स लिखे हैं, ये आप इनको पढ़िएगा, सिंपल है। क्लस्टर सैम्पलिंग क्या होता है कि वही जो ग्रुप्स इंटरनली होमोजीनियस होते हैं वो एक्सटर्नली होमोजीनियस हो जाते हैं। ठीक है, तो मिसाल के तौर पे अगर आपने मुख्तलिफ शहरों के अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो जॉब्स हैं उनको स्टडी करना है तो विद इन एवरी सिटी आपको हर तरह की जॉब्स जो मिलेंगी। बट ओवरऑल अगर आप 2 सिटीज़ को कंपेयर करें तो विद रिस्पेक्ट टू सिटीज़ दे आर होमोजीनियस, बट विद इन द सिटीज़ दे आर
हेट्रोजीनियस के उनमें मुख्तलिफ जॉब्स पाई जाती हैं। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है कि आप पूरे का पूरा एक क्लस्टर वहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, अगर फर्ज करें एक पॉपुलेशन के 5 क्लस्टर बने हैं तो रैंडमली आप पूरा एक सिटी सेलेक्ट करेंगे और उसमें से आप स्टडी करेंगे। फिर मल्टी स्टेज सैम्पलिंग में क्या होता है कि मुख्तलिफ स्टेजेस पे सैम्पलिंग होती है। पहले इसके अंदर क्या होता है कि होती क्लस्टर सैम्पलिंग है, बट उसके अंदर स्टेजेस आ जाती है। ठीक है, कि हम कुछ हिस्सा एक स्टेज पे सिलेक्ट करेंगे, फिर कुछ हिस्सा हम दूसरे स्टेज पे सिलेक्ट करेंगे। ये इसकी आपको डिटेल नीचे मौजूद है, ये इसको पढ़िएगा। ठीक, सिस्टमैटिक रैंडम सैम्पलिंग ये होती है कि एक सिस्टम के तहत आप सैम्पलिंग करते हैं, यानी आप पहला सैंपल रैंडमली सिलेक्ट करते हैं और उसके बाद आप एक ख़ास इंटरवल के बाद सैंपल सेलेक्ट करते जाते हैं। मिसाल के तौर पे अगर किसी जो लिविंग सोसाइटी है जहाँ पे लोग रहते हैं और एक जैसे जहाँ पे घर हैं, तो वहाँ पे अगर आप सिलेक्शन करेंगे तो आपको बजाय सारी रैंडम सिलेक्शन के, चूँकि उन घरों का पैटर्न एक जैसा है, उनमें एक तरह के विद रिस्पेक्ट टू इनकम लेवल लोग रहते हैं, हम क्या करेंगे पहली सिलेक्शन एक रैंडम लेके उसके बाद दूसरा, दूसरे के बाद फर्स्ट करें चौथा, चौथे के बाद 6 के बाद 8 के बाद 10th जो घर है उसको सिलेक्ट करेंगे और उस बंदे से इंफॉर्मेशन ले लेंगे। तो ये एक सीक्वेंस वाइज आपका ना एक सिस्टम चल पड़ेगा। एक ख़ास इंटरवल से आप सैंपल लेते जाएंगे, सैंपल आइटम्स लेते जाएंगे और बाद में ये आप 1 2 3 4 ये 5 लोग जो आपने सेलेक्ट किए हैं, यानी हाउस नंबर 2, हाउस नंबर 4, हाउस नंबर 6, हाउस नंबर 8 और हाउस नंबर 10 के लोग, ये आपका जो सैंपल आया, दिस इज सिस्टमैटिक रैंडम सैम्पलिंग दैट कंटेन्स 5 हाउसहोल्ड्स। अब इसमें 2 सिचुएशंस हैं, एक होता है लीनियर सिस्टमैटिक रैंडम सैम्पलिंग और एक होता है सर्कुलर सिस्टमैटिक रैंडम सैम्पलिंग। लीनियर सिस्टमैटिक रैंडम सैम्पलिंग में ये होगा कि चूंकि आपका इसमें सीक्वेंस ये होता है कि आपकी जितनी भी पॉपुलेशन है उसका साइज n तक है, आप एक ख़ास, सबसे पहले आप पूरी पॉपुलेशन में आप देखते हैं कि आपने इंटरवल क्या रखना है। ठीक है, इंटरवल कैसे फाइंड होगा कि आप पॉपुलेशन को सैंपल साइज पे डिवाइड करते हैं। मिसाल के तौर पे आपकी पॉपुलेशन साइज जो है कैपिटल N जो है वो जी कैपिटल N जो है पॉपुलेशन साइज वो हमारे पास फर्ज करें 100 है, उस पूरे इलाके में 100 घर हैं और हम चाहते हैं कि हम उसमें से 10 का सैंपल लें, ठीक है, या 5 का सैंपल लें। तो अब हमारे पास जो इंटरवल बन जाएगा सैम्पलिंग ऑफ स्किपिंग इंटरवल, वो हम इसको इस पर डिवाइड करेंगे तो K जो है वो 20 बन जाएगा। ठीक है, यानी 20। अब क्या होगा कि अब हमारे पास हम जब फर्ज करें पहला घर अगर सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, तो अगला घर हम 20 घर छोड़ने के बाद नेक्स्ट सेलेक्ट करेंगे, फिर उससे अगला घर फिर 20 घर छोड़ के करेंगे, फिर 20 घर छोड़ के करेंगे, फिर 20 घर छोड़ के करेंगे। तो इस तरह जब हम 20 घर छोड़ के सैंपल सेलेक्ट करेंगे तो हमारे पास 5 एलिमेंट्स पूरे हो जाएंगे। तो दिस इज सिंपल यानी लीनियर सिस्टमैटिक रैंडम सैम्पलिंग। अब क्लस्टर रैंडम वाइज सैम्पलिंग में क्या होता है कि आपके पास अगर फर्स्ट करें पॉपुलेशन साइज 7 है और हमने उसमें से 2 लोग सेलेक्ट करने हैं, तो आपका K जो है वो डिवाइड होकर डेसिमल में आ गया। ठीक है, अब इसके अंदर आपके पास क्या है, या तो आप K3 रखें या K4 रखें, क्योंकि इंटरवल आपने होल नंबर में रखना है। तो इस तरीके से जब आप इसको आप चलाएंगे तो ये एक सर्कल सा आपको समझ आएगा कि आप जब आप अगर तो आपने उसको राउंड डाउन किया, अगर आपने राउंड डाउन किया तो उससे क्या होगा कि वो विद इन पॉपुलेशन वो एलिमेंट पूरा हो जाएगा। लेकिन अगर आपने उसे राउंड अप किया तो आपका वो सर्कल से आगे बात निकल जाएगी। मसलन अगर आपने 100 लोग थे और आपने K जो था वो 20 लेने के बजाय आपने 22 ले लिया, तो क्या होगा कि 22 के बाद जब आप चौथा सैंपल ले लेंगे तो वो 88 नंबर हाउस होगा। उसके बाद अगर आप फिर 22 ऐड करेंगे तो वो आपके पास वो 102 या उसके लगभग कोई एक वैल्यू बन जाएगी। तो वो आपका इंटरवल तो पूरा हो जाएगा, पूरे 100 घर पूरे हो जाएंगे। तो फिर वो क्या करेंगे, वो 102 यानी आप वो 2 जो वो 100 पूरे हो जाएंगे। तो ये जो अगले 2 लिखा हुआ अब आप हाउस नंबर 2 पे आ जाएंगे वापस, यानी वो सर्कल में आप डाल देंगे उस पूरे सीरियल को। तो इस तरह वो सिस्टमैटिक जो सर्कुलर रैंडम सैम्पलिंग हो जाएगी आपकी। ठीक है जी, तो इसके मेरिट्स डीमेरिट्स आपके पास यहाँ पे मौजूद है। इनको आप डिटेल से पढ़िएगा, ये थोड़ी सी थ्योरेटिकल चीज़ें हैं। इनको पढ़ने के साथ साथ आप एक तो ये आपने वीडियो जो मेरा लेक्चर है इसकी वीडियो आपने गौर से सुननी है। इसके अलावा भी आप यूट्यूब पे कुछ ऐसे लेक्चर सुने जिसके अंदर इनकी प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशंस मौजूद हों, वो आप थोड़ा सा यूट्यूब पे सर्च करेंगे आपको काफ़ी लेक्चर्स मिल जाएंगे। कि फर्ज करें अगर आप सिस्टमैटिक रैंडम सैम्पलिंग के ऊपर कोई प्रैक्टिकल अप्रोच देखना चाहते हैं तो वो थोड़ा सा यूट्यूब पे सर्च करें कि प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ सिस्टमैटिक रैंडम सैम्पलिंग।
या लीनियर सिस्टमैटिक रैंडम सैम्पलिंग या सर्कुलर सिस्टमैटिक रैंडम सैम्पलिंग। तो ऐसी चीज़ें आपको मिलेंगी जो आपके लिए ज़्यादा हेल्पफुल होंगी। तो बाकी आप ये जो चीज़ें हैं इनको डिटेल से पढ़ें और भी नेट से चीज़ें एक्सप्लोर करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग जो है वो हम उसकी कुछ टाइप्स देखेंगे। आज हमने बेसिक जो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है उसको पढ़ा है और उसकी कुछ हमने टाइप्स देखी हैं। नेक्स्ट में हम नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग और उसकी टाइप्स और उसकी एप्लीकेशंस देखेंगे। ठीक है, होप दैट कि आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा और उसके अंदर कोई गलती है कोई इसमें आपका कोई क्वेश्चंस हैं तो वो आप मुझसे इंटरेक्टिव सेशन में पूछेंगे। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।